अच्छा, डिस्पनिया जो है, इसका मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये क्यों हो सकती है? या तो हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट की डिज़ीज़ हो, या लंग की डिज़ीज़ हो, या बोथ ऑफ देम। इन दोनों की वजह से भी हो सकता है। तो हमने डिस्टिंग्विश करना है सबसे पहले कि ये लंग की वजह से हुआ है, हार्ट की वजह से हुआ है, दोनों की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ सकती है। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ एक्यूट डिस्पनिया, एकदम से पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग शुरू हो गई है, तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्ज़र्बेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है एक्सर्बेशन, मतलब एक चीज़ का बढ़ जाना एकदम से। न्यूमोनिया, ब्रोंकोस्पाज़म, जैसे अस्थमा में ब्रोंकोस्पाज़म होता है तो उसमें भी एक्यूट डिस्पनिया होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंजाइटी, इन सब की वजह से एकदम से उसकी ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है, एक्यूट डिस्पनिया हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ देखनी है, इससे हमें पता चल सकता है। इसके अलावा उसकी एक्टिविटी चेक करनी है कि उसने जब इसे जो डिस्पनिया शुरू हुआ है तो उस टाइम ये कोई काम कर रहा था कि नहीं, एक्टिविटी कर रहा था कि नहीं, और ये न्यू इन ऑनसेट है कि नहीं। इसके अलावा स्मोकिंग, कफ स्प्यूटम और इन्फेक्शन वगैरह की हिस्ट्री आए तो इससे बंदे को आइडिया हो सकता है कि हो सकता है लंग डिजीज हो, जिसकी वजह से डिस्पनिया हुई है, क्रॉनिक डिस्पनिया स्पेसिफिकली। सही हो गया। तो सबसे पहले इसकी कॉजेज देखते हैं, फिर इसकी डायग्नोसिस देखते हैं। तो कॉजेज, कौन कौन सी कॉजेज ऐसी है जो कि डिस्पनिया कॉज कर सकती है? सबसे पहले हार्ट के कौन सी कंडीशंस, और फिर पल्मोनरी कौन सी कंडीशंस है जो कि डिस्पनिया कॉज कर सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, पेरिकार्डाइटिस हो जाए, कार्डिक टेम्पोनाड, एरिथमियाज, वॉल्वुलर डिजीजेस, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, हार्ट की ऑलमोस्ट जितनी भी कंडीशंस हैं उन सब की वजह से डिस्पनिया कॉज हो सकता है इनडायरेक्टली। जब हार्ट इन्वॉल्व होता है तो उसकी वजह से लंग्स भी इन्वॉल्व साथ हो जाती है। अच्छा, पल्मोनरी कॉजेज देखें तो सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकिएक्सटेसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं, इनकी वजह से हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी, ब्रोंकाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरेक्स, चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटीज, जितना भी है साइकेट्रिक डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक हो जाए, हाइपरवेंटिलेशन हो जाए, तो इन वजह से भी डिस्नी हो सकता है। इसके अलावा सिस्टेमिक भी बहुत कॉजेज होती है जिसकी वजह से डिस्नी हो सकता है। सिस्टेमिक कॉजेज में क्या हो सकता है? एनीमिया हो, एनीमिया में ब्लड कम होता है तो ऑक्सीजन कम मिलती है, तो उसकी वजह से बंदा हाइपर वेंटिलेशन कर डिस्निया ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उसे। सेप्सिस हो गया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मेडिकेशंस हो गई, बाज नारकोटिक के ओवर यूज़ की वजह से डिस्नी हो सकती है। चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी हो, उसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर कोई डिजीज हो जिसकी वजह से मसल्स वीकन हो, या रिस्पिरेटरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस, इनकी वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हार्ट कार्डियोवास्कुलर कॉजेज हो सकती है, पल्मोनरी हो सकती है, साइकेट्रिक, सिस्टेमिक, चेस्ट वॉल एंड न्यूरोमस्कुलर कॉजेज हो सकती है डिस्पनिया की। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाएगी कि डिस्पनिया जो है वो किस वजह से हो रहा है? तो सबसे पहले पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री से जो है ना लंग्स का पता चल सकता है। तो सबसे पहले पल्स ऑक्सीमेट्री हो गया, सीओपीडी का मालूम करने के। एबीजी कर सकते हैं, एबीजी से पता चल सकता है कि ब्लड में गैसेस जो है हाइपरकार्बिया तो नहीं है, एसिड बेस एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे से हमें क्या पता चल सकता है? चेस्ट एक्सरे से हमें न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल एफ्यूजन, पल्मोनरी वास्कुलर कंजेशन किसी बीमारी की वजह से सेकेंडरी हो जाए, जैसे कि सीएचएफ है उसकी वजह से ये सब हो सकता है, निमोनिया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, उनकी वजह से जब कॉज होता है तो एक्सरे में नज़र आ जाता है। हार्ट की भी बीमारी अगर हो तो वो नज़र आ जाएगी, लंग हार्ट का साइज़ बड़ा हो, कार्डियक सिलुएट ज़्यादा हुई होगी। इसके अलावा सीबीसी कर सकते हैं एनीमिया या इन्फेक्शन का चेक करने के लिए। ईसीजी कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर हार्ट के बारे में बताता है सब कुछ। इसके अलावा एकोकार्डियोग्राम से एबनॉर्मलिटीज़, मैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो नज़र आ सकती है वो एकोकार्डियोग्राम में नज़र आ सकती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं लंग्स का, जानने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ तो नहीं है। वीक स्कैन, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का स्कैन है ये। स्पाइरल सीटी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, जिसके थ्रू फॉरेन बॉडी देख सकते हैं कि वो तो किसी ने एस्पायर नहीं किया हुआ। तो डायग्नोसिस के लिए सारे चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं इसके थ्रू। हर एक के बारे में इधर ये लिखा हुआ है कि कौन सा टेस्ट है, कैसे यूज़ किया जाता है और इससे क्या पता चलता है। तो ट्रीटमेंट जो है, सबसे पहले जो इसकी ट्रीटमेंट होगी, जिस वजह से डिस्पनी हुई है उसे ट्रीट करना है। दूसरा, हम इंट्यूबेशन कर सकते हैं, ट्रैकिया से एक ट्यूब पास कर सकते हैं डायरेक्ट कट लगा के। मैकेनिकल वेंटिलेशन भी दे सकते हैं। किन केसेस में देंगे? अगर रिस्पायरेटरी फेलियर उस बंदे को हो रहा है डिस्पनिया की वजह से, कोई कंडीशन ऐसी जिसकी वजह रिस्पायरेटरी फेलियर हो रहा है, या मेंटल स्टेटस स्ट्रोक या ड्रग ओवरडोज हुई जिसकी वजह से वो अपना एयरवे को खुद ही कंट्रोल नहीं कर सक रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहा,
हाइपोक्सिया सवेयर हो गई है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी उसे दें, अगर तब भी हाइपोक्सिया हो तो फिर हम इंट्यूबेशन और ये कर सकते हैं। इसके अलावा सवेयर हाइपरकार्बिया हो तो हम इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ फिर जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज और कंडीशनिंग बाज़ केसेस में करें तो उससे डिस्पनिया, ये जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ये कम हो सकती है बाज़ कंडीशंस में। तो सबसे पहले अंडरलाइन काज को ट्रीट करने, इसके अलावा इंट्यूबेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइज और कंडीशनिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस।